Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of group theory, that is equivalence relation in a group, congruence, modulo subgroup, right cosets, left cosets, and some proofs on the result of cosets. Now let's get started. सबसे पहले हम समझते हैं कि ये राइट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो सबग्रुप क्या होता है. Subgroup. Let G be a group and H be any subgroup of G. Then we say A is right congruent to B modulo H. और उसको हम लिखते कैसे हैं? A राइट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन, B mod H if and only if AB inverse belongs to H. सिमिलरली हमारे पास लेफ्ट कॉन्ग्रुएंट सबग्रुप होता है एंड लेफ्ट कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो रिलेशन होता है, जैसे कि A L, L means left, R means right, B mod H is equal to if and only if A inverse B belongs to H. अब जो भी हमारे पास रिलेशन होता है राइट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन या लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन, वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. अब हम शो करते हैं कि left congruence modulo relation is an equivalence relation. अब यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स हैं A और B, वो किसके एलिमेंट्स हैं? G के. अब हम ये शो करते हैं कि लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो H रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें कौन सी तीन चीजें प्रूव करनी है? दैट रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है देखते हैं. फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G, A इनवर्स A, क्योंकि मैं लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो H की बात कर रही हूँ तो मैं ये वाला यूज करूंगी, इज इक्वल टू E एंड जो H होता है वो सब ग्रुप होता है G का, तो अंडर सेम ऑपरेशन जो G का है H भी हमारे पास ग्रुप फॉर्म करेगा एंड सेम आइडेंटिटी होगी उसकी भी E. देखो E बिलोंग्स टू H which in turn implies A is left congruent to A mod H. We can say this is reflexive relation. क्यों? क्योंकि वो जो एलिमेंट है वो अपने साथ ही रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अब हम इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, दैट इज सिमेट्रिक. सो हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू जी एंड ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, दैट इज ए एल बी मॉड एच. ठीक है. अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर एक एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा. A inverse B whole inverse belongs to H, which implies B inverse A inverse of inverse is A belongs to H. ठीक है. अब अगर यही चीज मैं यहाँ पे लगाऊं तो मेरे को यहां से क्या मिलेगा कि B लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस इज लेफ्ट कॉन्ग्रुएंट टू A mod H. और अगर हमें कोई रिलेशन सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो हम कैसे करते हैं? इफ A इज रिलेटेड टू B देन इट शुड इम्प्लाई B is related to A for all AB belonging to
दैट सेट ऑन विच दिस इक्विवेलेंस रिलेशन हमने डिफाइन किया। इस केस में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन किस पे डिफाइन किया है? ये एच पे नहीं किया हमने जी पे डिफाइन किया है। एच तो जस्ट उस रिलेशन को आगे हमें बताने के लिए कि वो कैसा है उसके लिए यूज हो रहा है, बट हमने जो रिलेशन है ये डिफाइन जी पे किया है। इसलिए ये जो रिलेशन होगा, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाता है तो ये जी को पार्टीशन करेगा, ना कि एच को। ठीक है, सो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होता है, तो हम कह देते हैं कि दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक। देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि ए is related to B and B is related to A. We can say left congruence modular relation is symmetric. Transitivity proof करने के लिए हमें क्या करना होता है? If A is related to B and B is related to A for some elements on the set, then it should imply A is related to C. ठीक है, तो अब हम 3 एलिमेंट्स लेंगे जी में। A यहाँ पे C आएगा, B, C belonging to G such that A is left congruent to B mod H and B is left congruent to C mod H, which in turn implies from the definition of this relation कि A inverse B belongs to H and B inverse C belongs to H. अब अगर हमें ये प्रूव करना है कि A is left congruent to C, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा? A inverse C belongs to H। ठीक है, अब अगर 2 एलिमेंट्स H के हैं और H ग्रुप फॉर्म करता है हमारे पास, तो H is closed under that binary operation. So A inverse B, B inverse C also belongs to H। एसोसिएटिविटी भी है एच में, तो A इनवर्स B, B इनवर्स C बिलोंग्स टू H। B इनवर्स क्या होगा हमारा? आइडेंटिटी। A इनवर्स आइडेंटिटी C क्या बन जाएगा हमारा? A इनवर्स C बिलोंग्स टू H, which in turn implies A is left congruent to C mod H. Therefore we can say that this relation of left congruence modulo H is transitive. अब ये रिलेशन हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया एंड ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। Hence we can say that this relation is an equivalence relation, and we know that equivalence relation partitions the set into disjoint equivalence classes. अब जब राइट कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की बात करेंगे हम, तो उसमें जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी हमारी, उनको हम कहेंगे राइट कोसेट्स, और जब हम लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की बात, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे, उस केस में जो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगे उनको हम कहते हैं लेफ्ट कोसेट्स। राइट कोसेट्स कैसे दिखते हैं हमारे? HA, और लेफ्ट कोसेट्स कैसे दिखते हैं हमारे? AH के फॉर्म में। ठीक है, और इक्विवेलेंस क्लास को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। वो हमें ये चीज प्रूव करनी है। नाउ इक्विवेलेंस क्लास में होता क्या है? बेसिकली X belonging to G such that X is related to A। अब इसमें रिलेशन कौन सा है हमारा? हम लेफ्ट वाला ही प्रूव करेंगे। X belonging to G such that X left congruence A mod H। इसका क्या मतलब हुआ कि X inverse A belongs to H, which in turn implies X inverse A is equal to H for some H belonging to H। अब अगर मैं X दोनों साइड ऑपरेट करूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? A इक्वल टू XH, एंड अगर मैं H इनवर्स बाय राइट साइड ऑपरेट करूं बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? A H इनवर्स इक्वल टू X H इनवर्स जो आइडेंटिटी बन जाएगा हमारे पास,
तो बेसिकली हमारे पास x किस टाइप का आ गया, a h इनवर्स का, जो कि हमारे पास ये होता है, क्योंकि h इनवर्स में तो कोई h का एलिमेंट ही है ना, a h such that h belongs to h। अब इन दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने का एक और वे भी है कि दिस सेट इज कंटेन्ड इन दैट एंड दैट सेट इज कंटेन्ड इन दिस। तो हम उन दोनों सेट्स को क्या कहते हैं, वो इक्वल है। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a विच इम्प्लाइज x लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस a इज मॉड h। सो हम x को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a h इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड h inverse also belongs to h, therefore we can say x belongs to a of h, which in turn implies equivalence class of a is a subset of ah। अब हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, let y belongs to a of h। वो किस टाइप का दिखेगा हमारे पास, y is equal to a of h1 और h1 belonging to the set h। अब हमें शो क्या करना है कि y belongs to equivalence class of A, that is y is left congruent to A mod h, which in turn implies that y inverse A belongs to h। मुझे ये शो करना है, तो मैं क्या करूंगी, y inverse both the sides ऑपरेट कर दूंगी from left side, y inverse y is equal to y inverse a h1 आइडेंटिटी बन जाएगा, एंड मैं h1 इनवर्स बोथ द साइड्स ऑपरेट कर दूंगी फ्रॉम राइट साइड। h1 इनवर्स इज इक्वल टू y इनवर्स a h1 इंटू h1 इनवर्स में पास आइडेंटिटी आ जाएगा, सेम एज इट इज रहेगा। एंड अब मुझे पता है कि h1 बिलोंग्स टू h और एक सब ग्रुप है g का, and it also forms a group under the same binary operation as G. Therefore, H1 inverse also belongs to H, जो कि मेरे को प्रूव करना था that Y inverse A belongs to H। तो मैं लिख सकती हूँ Y is left congruent to A mod H and hence Y belongs to equivalence class of A। एक एलिमेंट मैंने लिया था AH का और उसको प्रूव कर दिया कि वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में है, तो क्या पता लग रहा है AH इज अ सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। हेंस वी कैन से दैट दीज टू सेट्स आर इक्वल। हेंस अब हम राइट कोसेट्स किसको कहेंगे, फॉर एनी A belonging to G where G is a group and H is a subgroup of G, then HA is right coset of H in G determined by A। और इसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, HA, then H is coming from H। ये होते हैं हमारे राइट कोसेट्स, एंड सिमिलरली लेफ्ट कोसेट्स क्या आएंगे हमारे पास, AH where elements are of the type AH where H is coming from H। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिससे हमारा कोसेट्स का कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Z6 का एग्जांपल लेते हैं हम। 0 1 2 3 4 एंड 5 इसमें एलिमेंट्स होते हैं, एंड हम इसका सब ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं जो जनरेट हो रहा है 2 से, दैट इज 0 2 एंड 4। अब हम इसके राइट कोसेट्स निकालते हैं, H A बेसिकली। वो क्या आएंगे हमारे पास, पहला अगर हमने A पुट किया 0 0 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 4, ठीक है। अब दूसरा हम 1 पुट करते हैं और इसके कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स निकलेंगे बेसिकली, ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ G क्या हमारा 6, ऑर्डर ऑफ H क्या हमारा 3, तो बेसिकली 2 ही डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स निकलेंगे हमारे। 1 प्लस 0
1 + 2 1 + 4। अब जब हम 2 + 0 करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, एंड जब 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड 2 + 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम जो a है, हम अगर h का एलिमेंट लें तो वो हमें पूरा h ही वापस देता है। सो बेसिकली हमें 0, 2 और 4 लेने की जरूरत नहीं है, कि हमने एक बार 0 ले लिया। 1, 2, 5 लेके देखते हैं। अब जब हमने 1 लिया तो हमारे पास एक डिस्टिंक्ट कोसेंट क्या बना, हमारे पास 1, 3 और 5। याद रखना ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ऑपरेशन है। 1, 3, 5 बना, ठीक है। अब हम 3 देखते हैं। 3 + 0 is 3, 3 + 2 is 5, 3 + 4 is 7। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 करेंगे, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। तो बेसिकली अगर हम h + 3 ले रहे हैं तो वो हमें सेम ही दे रहा है, और सिमिलरली h + 5 भी सेम देगा हमें, एंड h प्लस हमारे पास जो 1 था वो भी सेम था। वो क्या है हमारे पास 1, 3, 5। इसमें ये बेसिकली प्लस है, बट ये जनरल नोटेशन होती है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हमें याद रखना है ये प्लस है। और जो हमारे पास h + 0 है इज इक्वल टू h + 2 इज इक्वल टू h + 4। क्योंकि ये 0, 2, 4 किसके एलिमेंट्स थे, h के, तो ये हमें क्या देंगे, h कंप्लीट दे देंगे, जो आइडेंटिटी होती है 0, 2, 4। सो हमारे पास बेसिकली h के 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स कौन कौन से आए, 1, 3, 5 और दूसरा आया 0, 2, 4। बस 2 ही डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स है। सिमिलरली इसके 2 ही डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स होंगे, और वो दोनों यही होंगे।